Assalamu alaikum. I hope you all are fine. So in this particular video we are going to continue the series of CS 610 that is computer networks और इंशाल्लाह जो है वो इसमें हमने लेक्चर नंबर 31 से ऑनवर्ड्स जो है वो एक इसका पार्ट कंप्लीट करना है, ठीक है। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो। सबसे पहले अब थीम देख के टाइटल देख के आपको पता चल गया कि हमने क्या करना है। हमने फ्यूचर आईपी को डिस्कस करना है। और जब हम कहते हैं कि हमने फ्यूचर आईपी को डिस्कस करना है, बट वी पर्टिकुलरली मीन कि हमने आईपी वेरिएंट 6 की बात करनी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो आईपी वेरिएंट 4 है ना, वो पुराना वेरिएंट है, लेकिन करंट वेरिएंट भी है कि पिछले 20 साल से जो है वो चलता आ रहा है, लेकिन अब फ़िलहाल जो है ये आईपी वेरिएंट 4 है, ठीक है। और अब जो इसका नेक्स्ट फ्यूचर आईपी एड्रेस की जो एक स्कीम आएगी उसको हम कहते हैं कि ये आईपी वेरिएंट 6 है, जो वेरिएंट 4 से अपडेट हो गया हुआ है। सो ये हैंडआउट्स काफ़ी पुराने हैं, अब आईपी वेरिएंट 6 भी यूज़ किया जाता है, लेकिन फ़िलहाल एमसीक्यूज़ वगैरह के लिए, क्योंकि आपने हैंडआउट्स को ही फॉलो करना है, तो आपने ये लाइन याद रख लेनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाता है स्केलिंग। स्केलिंग का मतलब होता है अगर आपने किसी भी चीज़ को एक्सटेंड करना है, किसी चीज़ को मज़ीद बढ़ाना है, उसमें कुछ चीज़ ऐड करनी है, तो हम कहते हैं कि ये चीज़ स्केलेबल है, ठीक है। तो आईपी एड्रेसेस जो हैं वो स्केलेबल होते हैं कि उनको स्केल किया जा सकता है। तो पहले जो है वो साइज़ देखें, पहले कुछ 10 कंप्यूटर होते थे आपके नेटवर्क में, उनके आईपी एड्रेसेस होते थे, फिर कुछ 100, फिर 1000, फिर लाख, इस तरह से। तो कंप्यूटर्स जो हैं उनका पूरा एक एवोल्यूशन जो है वो होता रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। अब अगेन एमसीक्यू आ गया कि स्पीड जो है वो इंक्रीज़ हुई है 56 किलो बिट्स पर सेकंड से 1 गीगा बिट्स पर सेकंड तक, ठीक है। अच्छा, अब शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आईपी वेरिएंट जो 4 चल रहा था उसको वेरिएंट 6 पे अपडेट करने की क्या ज़रूरत थी। तो यहाँ पे जो है वो दो पैरामीटर्स हैं, दो रीजंस हैं जिसकी वजह से आईपी वेरिएंट 4 को 6 पे चेंज करना ज़रूरी था। पहली बात आ जाती है आईपी एड्रेस स्पेस, ठीक है। एड्रेस स्पेस क्या है कि पहले जो 32 बिट एड्रेस था उसकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादा अगर आपके नेटवर्क में बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा सिस्टम्स हैं, तो 32 बिट एड्रेस जो है वो सफिशिएंट नहीं होता, काफ़ी नहीं होता, तो फिर कोई और अपडेटेड वेरिएंट चाहिए था, तो इसलिए आईपी वेरिएंट 6 हो गया, ठीक है। इसी तरह सेकंड पैरामीटर है टाइप ऑफ सर्विस। क्यों? क्योंकि डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं, उन्हें डिफरेंट टाइप्स के आईपी एड्रेसेस चाहिए होते हैं। तो जो आईपी वेरिएंट 4 था वो सफिशिएंट नहीं था, तो इसलिए आईपी वेरिएंट 6 जो है वो उसका होना ज़रूरी था। तो ये दो रीजंस थी, ठीक है। फिर आ जाता है यहाँ पे IPNG। अब IPNG बेसिकली क्या है? आईपी नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। आईपी नेक्स्ट जनरेशन एक टर्म है जो बेसिकली बेसिक वेरिएंट है आईपी का, ठीक है। प्रिलिमिनरी वेरिएंट बेसिक वेरिएंट जो आईपी का है उसको हम कहते हैं आईपी नेक्स्ट जनरेशन। और इस आईपी नेक्स्ट जनरेशन जो है इसमें क्या होगा कि अब जो भी आपके पास अपडेट आएगी, जो भी वेरिएंट होगा, वो आगे हम ऐड करते जाएंगे। जैसे अब वो कह रहे हैं कि वन नेम वॉज सिलेक्टेड एंड इट यूज नेक्स्ट अवेलेबल वेरिएंट नंबर। कि अब फॉर एग्जांपल पहले आईपी वेरिएंट 4 था, फिर अब आईपी वेरिएंट 6, अगर कभी फ्यूचर में होता है तो लेट सपोज कि वो आईपी वेरिएंट 8 होगा, ठीक है। मतलब इस तरह से। फिर यहाँ पे बात आ जाती है आईपी वेरिएंट 6 के न्यू फीचर्स की। अगेन ये आपने शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेना है कि 128 बिट्स एड्रेस होता है। उसके अलावा इसमें हेडर फॉर्मेट काफ़ी डिफरेंट होता है। इसमें जो है वो एक्सटेंशन हेडर्स मौजूद होते हैं, लेकिन वो ऑप्शनल होते हैं, ठीक है। ऑप्शनल होते हैं, इसका मतलब है कि कुछ आपके पास आईपी वेरिएंट 6 एड्रेसेस ऐसे होंगे जिनमें ये एक्सटेंशन हेडर मौजूद होंगे, किसी में नहीं होंगे, ठीक है। उसके अलावा हेडर में जब हम फॉर्मेट देखेंगे तो आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, फ्लो लेवल एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस। फ्लो लेवल एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस ये दोनों मिल के इस बात को मेक श्योर करती हैं कि हम ऑडियो और वीडियो एप्लीकेशंस जो हैं वो फ्रीक्वेंसी से फ्लुएंटली जो है वो यूज़ कर सकें, उसमें कोई एरर डिस्ट्रप्शन ना हो, कोई नेटवर्क एरर ना हो, ठीक है। यहाँ पे आखिरी बात आ गई कि ये जो आईपी वेरिएंट 6 है वो एक्सटेंसिबल है। और जब हम कहते हैं कि कोई चीज़ एक्सटेंसिबल है तो इसका ये मतलब होता है कि उसमें नए से नए वेरिएंट्स जो हैं वो इजीली ऐड ऑन किए जा सकते हैं, ठीक है। फिर आईपी वेरिएंट 6 का आ गया डेटाग्राम फॉर्मेट। अब यहाँ पे देखें ये एक्सटेंशन हेडर्स जो लगे हुए हैं, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो एक्सटेंशन हेडर्स होते हैं वो होते हैं ऑप्शनल, ठीक है। मर्जी होती है कि ऐड करो या ना करो। और बाकी जो मैंडेटरी या कंपलसरी चीज़ें हैं वो दो हैं, एक होगा बेस हेडर एंड देन यू हैव अ डेटा एरिया, ठीक है। बेस हेडर और डेटा एरिया जो हैं वो कंपलसरी होते हैं, और ये जो एक्सटेंशन हेडर्स होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं। अच्छा, फिर बेस हेडर जो है आईपी वेरिएंट 6 का ये वाला इसका क्या फॉर्मेट है। इसमें देखें थोड़ी सी लेस इन्फॉर्मेशन होती है एज़ कम्पेयर टू, अगर हम उसको कंपेयर कर लें वेरिएंट 4 का जो हेडर है उससे, ठीक है। इसमें होता है एक नेक्स्ट हेडर, ये जो आपको पूरा बेस हेडर नज़र आ रहा है ना, समझ लें इतने से पार्ट के बाद जो है मतलब यहाँ पे एक पॉइंटर होगा, एक हेडर होगा जिसको हम कहेंगे कि ये नेक्स्ट हेडर है। और वो नेक्स्ट हेडर क्या कर रहा होता कि पहले एक्सटेंशन हेडर को पॉइंट करता है कि भाई अगली मेरी डेस्टिनेशन यहाँ पे है, ठीक है। उसके अलावा जो फ्लो लेबल होता है, जो मैं अभी आपको नीचे दिखाऊंगी, यहाँ पे देखें ये जो है फ्लो लेबल, ये फ्लो लेबल और
है यहाँ पे इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। एक है ट्रैफिक क्लास और एक लाइक फ्लो लेबल बजाते खुद, ठीक है। जो फ्लो लेबल होता है वो किसी स्पेसिफिक पाथ को, किसी खास पाथ को, किसी ट्रैक को, डेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि आपने ये सारे पैराग्राफ जो मैं आपको बताती जा रही हूँ ये एक बार शॉर्ट के लिए और MCQs के लिए देख लेने हैं। आमतौर पे MCQ ही इस तरह के बन के आते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अब ये IP डेटाग्राम का जो फॉर्मेट है इसमें आपने क्या करना है, आपने इसको एक बार अच्छे से देख लेना है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि शॉर्ट या लॉन्ग में ऐसे आ जाता है कि बताएं IP वर्जन 6 में इनमें से क्या क्या मौजूद है और क्या क्या नहीं है। तो अगर आपने इसको 3 से 4 बार अच्छे से रीड आउट किया होगा, यू विल बी बेटर एबल टू अटैम्प्ट, क्योंकि आपके माइंड में कहीं फिक्स हो जाएगा आपकी मेमोरी में कि हाँ ये था ये नहीं था, ठीक है। तो आपने इन सब चीज़ों को एक बार अच्छे से रीड कर लेना है कि किसके फॉर्मेट में क्या क्या मौजूद है। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें और आ जाती हैं कि बेस हेडर जो होता है उसका फिक्स्ड साइज़ होता है, दैट इज़ 40 ऑक्टेट्स, ठीक है। उसके अलावा इस पूरे पैराग्राफ को रीड कर लेना है कि नेक्स्ट हेडर का क्या काम होता है, हेडर लेंथ का क्या होता है। जैसे अब हेडर लेंथ जो है वो आपको साइज़ बताती है किसका, एक्सटेंशन हेडर का। इसी तरह जो नेक्स्ट हेडर होता है वो डिफ़ाइन करता है कि कौन सा हेडर है और फिर वो आगे से कौन सा आएगा, मतलब इस तरह से, ठीक है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप चीज़ें हैं, इनमें ऐसे ज़्यादा ही कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स या कॉन्सेप्ट्स नहीं है, बट ऑल यू नीड इज़ टू गिव देम अ रीड। अच्छा, फिर आ जाता है लेक्चर नंबर 32। इसमें देखें IP वर्जन 6 की हमने बात करनी है और एक एरर रिपोर्टिंग मैकेनिज़्म जिसे जो है हम आगे जो है वो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाता है फ्रेगमेंटेशन। मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट या जिसे हम MTU कहते हैं वो मैक्सिमम साइज़ होता है कि जितना एक वक्त में सेंडर सेंड कर सकता है और उस चैनल से होकर गुजरता हुआ रिसीवर उसको रिसीव कर सकता है, ठीक है। अब फ्रेगमेंटेशन कब हमें करनी पड़ती है, अगर जो सेंडर डेटा सेंड करना चाह रहा है वो MTU से बड़ा हो। क्यों? क्योंकि MTU है मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, ठीक है। तो अगर साइज़ उससे बड़ा होगा तो फिर क्या होगा कि पहले उसको फ्रेगमेंट कर लिया जाएगा, फ्रेगमेंटेशन उसकी कर ली जाएगी, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा कि वो अक्रॉस द चैनल, अक्रॉस द मीडियम इजीली पास हो सकेगा। अच्छा, ये तो थी बात MTU की और फ्रेगमेंटेशन की। अब ये देखें आपके पास ये जो डेटाग्राम है उसके दो पार्ट्स हैं, एक है अनफ्रेगमेंटेबल पार्ट और एक है फ्रेगमेंटेबल पार्ट। अब अनफ्रेगमेंटेबल समझ लें ये बेस हेडर का है और ये अनफ्रेगमेंटेबल ही रहेगा कि इसको फ्रेगमेंट नहीं किया जा सकता, चाहे आपका MTU से डेटा बड़ा हो रहा है तो उसको डिस्कार्ड कर दें, ड्रॉप कर दें, लेकिन जो अनफ्रेगमेंटेबल पार्ट है उसको हम किसी सूरत भी फ्रेगमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। फिर फ्रेगमेंटेबल पार्ट आ जाता है, इसको हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक MTU से थोड़ा सा कम रखने के मुताबिक जो है वो इसको डिफरेंट साइज़ के फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरह अब ये बात आ जाती है कि फ्रेगमेंटेशन एंड पाथ MTU। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ आपने शॉर्ट के लिए और लॉन्ग के लिए याद रखनी है कि जो IP वर्जन 6 होता है, लाइक जिसको भी हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें सोर्स इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि उसने फ्रेगमेंटेशन करनी है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन क्यों करनी होती है कि MTU जो मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट है उस साइज़ से थोड़ा सा छोटे साइज़ का अपना डेटाग्राम रखना है। लेकिन ये राउटर्स का काम नहीं होता, लाइक जो नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं उनका काम नहीं होता कि हमने फ्रेगमेंटेशन करनी है, हम डेटा सेंड कर सकें। नो, ये किसका काम है? ये सोर्स का काम है, ठीक है। तो सोर्स मतलब जो सेंडर है उसका काम है कि उसने पहले से ही डेटा इतना सेंड कर सकना है कि भाई जितनी लिमिट है, मतलब MTU समझ लें कि एक लिमिट है, ठीक है। तो इसको कहते हैं पाथ MTU डिस्कवरी, कि अगर हम मतलब वक्त के साथ साथ जो आपका सेंडर है वो अगर इस बात को लर्न कर रहा है, अपनी किसी समझ लें मेमोरी में, अपने रिकॉर्ड में बिठा रहा है कि किसी पाथ पे गुजरने के लिए उसको कितना साइज़ मैक्सिमम रख सकता है वो डेटाग्राम के लिए, तो हम इसको कहते हैं कि पाथ MTU डिस्कवरी, ठीक है। तो अब उसके अलावा यहाँ पे अब नेक्स्ट आ जाता है कि यूज़ ऑफ मल्टीपल हेडर्स। अब मल्टीपल हेडर्स अगर हम एक से ज़्यादा जो एक्सटेंशन हेडर्स होते हैं अगर उनको यूज़ करते हैं तो उनके जो है वो काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले आ जाती है एफिशिएंसी, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी और इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट। इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट ये होता है कि हम वक्त के साथ साथ जो है अगर टेस्टिंग इन्वायरमेंट में हमने समझा है कि हाँ ये नया फ़ीचर जो है वो। अच्छा, अब बात करते हैं IP वर्जन 6 की एड्रेसिंग की। अब IP वर्जन 6 जैसे अभी हमने इसके न्यू फीचर्स में पढ़ा है कि 128 बिट एड्रेस है, ठीक है। जब हम बात करते हैं कि 128 बिट एड्रेस है, व्हाट वी पर्टिकुलरली मीन कि इसमें एक प्रीफिक्स होगा और एक होगा सफिक्स, ठीक है। अब प्रीफिक्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि नेटवर्क की जो बिट्स हैं उनको काउंट करने के लिए हम प्रीफिक्स के हिसाब से हमें पता चलता है, और सफिक्स जो है वो होस्ट बिट्स बता रहे हैं। इफ़ यू डू रिमेंबर कि 2n का जो फॉर्मूला था वो टोटल आपके पास नेटवर्क्स लाइक बता रहा था प्रीफिक्स में, और हर नेटवर्क में कितने होस्ट कितने कंप्यूटर मौजूद हैं वो आपके पास होता है सफिक्स में, ठीक है। उसके बाद IP वर्जन 6 एड्रेसिंग का एक फ़ायदा ये है कि इसमें कोई एड्रेस क्लासेस नहीं होती, कोई
बाउंड्रीज़ नहीं होती, कोई क्लासफुल एड्रेसिंग नहीं होती कि क्लास A B C D इस तरह वाली फॉल करेंगी जैसे हमने वर्जन 4 में देखी थी। यहाँ पे इट्स अ सॉर्ट ऑफ समझ लें कि क्लासलेस एड्रेसिंग है जिसमें हमें नई ज़रूरत पड़ रही होती किसी बाउंड्री की, किसी सफिक्स बाउंड्री की, किसी प्रीफिक्स बाउंड्री की, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे IP वर्जन 6 जो है वो 3 तरह के एड्रेसेस यूज़ करता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम MCQs शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। इनको आपने अच्छे से देख लेना है। जो यूनिकास्ट होता है उसमें सिंगल डेस्टिनेशन कंप्यूटर, लाइक एक अगर आपके पास कंप्यूटर है जिसको आपने डेटा सेंड करना है तब यूनिकास्ट होगा। मल्टीकास्ट होगा कि बहुत सारी डेस्टिनेशंस पे आपने डेटा सेंड करना है, लेकिन वो डेस्टिनेशंस डिफरेंट साइट्स पे डिफरेंट जगहों पे मौजूद हो सकती हैं। और इसी तरह क्लस्टर जो होता है उसमें क्या होता है कि दिस टाइप ऑफ एड्रेस इज़ यूज फॉर कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स विद सेम प्रीफिक्स, के ऐसे कंप्यूटर्स जिनका प्रीफिक्स सेम है, जिनका नेटवर्क सेम बन रहा है, तो अगर उनको लाइक उनमें से किसी एक से किसी दूसरी जगह डेटा को सेंड करने के लिए क्लस्टर यूज़ होता है, ठीक है। लाइक एक क्लस्टर है उसमें जितने भी कंप्यूटर्स मौजूद हैं उन सबका प्रीफिक्स सेम है, तो उनमें से कोई एक कंप्यूटर किसी और क्लस्टर में जिसका कोई और प्रीफिक्स है उसके कंप्यूटर्स का, वहाँ पे जब डेटा सेंड करने के लिए यूज़ होता है तो वहाँ पे ये वाला क्लस्टरिंग एड्रेस जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। फिर IP वर्जन 6 की जो एड्रेस नोटेशन है वो देख लें। इसमें 16 नंबर चाहिए होते हैं। अब इनको अगर आप काउंट करें, ये 1, फिर ये 222, फिर 3, इस तरह से मतलब टोटल जो है वो आपके पास 16 नंबर बनेंगे, ठीक है। इसी तरह हम इनको जो है वो एक और नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉलन हेक्साडेसिमल, या जिसे कॉलन हेक्स सिंपल कह रहे होते हैं, कॉलन हेक्साडेसिमल। इसमें क्या होता है कि मतलब ये 16 बिट नंबर है, फिर ये 16 बिट नंबर है, ठीक है। तो हर 16 बिट वाले नंबर को हम किसी कॉलन से अगर सेपरेट करेंगे तो ये वाली नोटेशन बन जाएगी। फिर आपके पास आ जाता है ज़ीरो कंप्रेशन में क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक देखें सारी एक स्ट्रिंग थी, सीरीज़ थी आपके पास ज़ीरोज़ की, तो अगर इनको हम डबल कॉलन से 2 कॉलन से रिप्लेस कर देते हैं तो इस स्कीम को, इस मैकेनिज़्म को हम कहते हैं कि ये हो रही है ज़ीरो कंप्रेशन, ठीक है। एक तो ये बात आ गई। फिर अब टाइटल में अगर आपको याद हो कि हमने बात की थी कि हम एरर रिपोर्टिंग मैकेनिज़्म भी पढ़ेंगे, तो एरर रिपोर्टिंग वो मैकेनिज़्म कौन सी थी, ICMP विच इज़ लाइक इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, अगर हम इसके इंट्रैक्शन की बात करें तो IP जो है वो आपको बेस्ट एफर्ट डिलीवरी प्रोवाइड करता है। बेस्ट एफर्ट डिलीवरी क्या होती है ये हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा जो डिलीवरी की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको इग्नोर किया जा सकता है और डेटाग्राम्स जो हैं वो सिंपली लाइक फ्लोर पे ड्रॉप कर दिए जाते हैं, ठीक है। खैर अब यहाँ पे देखें, अगेन आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इंटरनेट लेयर जो है वो किस तरह के एरर्स को डिटेक्ट कर सकती है। तो सबसे पहले चेकसम को डिटेक्ट कर सकती है, टाइम टू लिव को कर सकती है, अगर लाइक कोई डेस्टिनेशन नेटवर्क को कोई रूट नहीं मिल रहा तो उसको डिटेक्ट कर सकती है। उसके अलावा अगर कोई ARP रिप्लाई नहीं आ रहा है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का रिप्लाई नहीं आ रहा तो उसको आइडेंटिफाई कर सकती है, ठीक है। तो आपने ये एक शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लेना है। फिर आपके पास नेक्स्ट आ जाता है यहाँ से, लेट मी टेल यू। अच्छा अब यहाँ पे देखें टाइप्स ऑफ मैसेजेस। अब ये जो एरर रिपोर्टिंग मैकेनिज़्म है आपके पास, जिसे हम ICMP कह रहे हैं, विच बेसिकली स्टैंड्स फॉर इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ये अब दो तरह के जो एरर्स हैं, जो दो तरह के मैसेजेस हैं उनको आइडेंटिफाई करती है, ठीक है। तो अगेन ये शॉर्ट और लॉन्ग में अक्सर आ जाता होता है कि वो कौन से जो है कौन सी दो टाइप्स हैं मैसेजेस की जिनको आइडेंटिफाई कर सकता है कौन, ICMP, ठीक है। तो वो एक है एरर मैसेजेस और एक है इन्फॉर्मेशनल मैसेजेस। एक तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है और दूसरा इस तरह का आ जाता है लाइक आपसे फॉर एग्जांपल ये सारे एरर मैसेजेस लिखे होंगे और दरम्यान में कोई एक दो इन्फॉर्मेशनल भी लिखे होंगे, एंड वट यू नीड टू डू कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से एरर मैसेजेस कौन से हैं या इन्फॉर्मेशनल मैसेजेस कौन से हैं, ठीक है। तो अब एरर मैसेजेस कुछ हैं जैसे सोर्स क्वेंच, टाइम एक्सीडेड, डेस्टिनेशन अनरीचेबल, रीडायरेक्ट एंड फ्रेगमेंटेशन रिक्वायर्ड, ठीक है। अब इनको आपने एक बार 2-4 बार देख लेना है ताकि अगर पेपर में इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है यू विल बी बेटर एबल टू अटेम्प्ट। अच्छा फिर अब बात करते हैं इन्फॉर्मेशनल मैसेजेस की। अगेन ये आपके पास 3 है और इन्फॉर्मेशनल मैसेजेस आपको बेसिकली किसी चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब ये कौन कौन से इन्फॉर्मेशनल मैसेजेस हैं, इको रिक्वेस्ट और रिप्लाई, एड्रेस मास्क रिक्वेस्ट और रिप्लाई, एंड देन राउटर डिस्कवरी, ठीक है। अच्छा अब आ जाता है लेक्चर नंबर 33 और इसमें हमने इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल की डिस्कशन को ही कंटिन्यू करना है, ठीक है। यहाँ पे देखें अब वो कह रहे हैं कि इट इज़ एक्टेड अपॉन बाई गेटिंग ICMP इनकैप्सुलेटेड इन IP, के IP एड्रेस में जो है वो हम इनकैप्सुलेट करते हैं पहले अपने पूरे मैसेज को, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम सेफ़ वे में, बेटर वे में जो है वो
डेटा को सेंड कर सकते हैं फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, ठीक है। अब ये जो ICMP है वो रीचेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है। अगर आपने पिंग जो है कमांड कहीं यूज़ की होगी CS610 में पहले कभी की होगी, ठीक है, या फिर मतलब किसी भी सब्जेक्ट में आपने पिंग वर्ड अगर कहीं सुना है, तो वो रीचेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है कि कोई होस्ट, कोई सर्वर अगर उस वक्त कह लें कि नेट पे मौजूद है या नहीं। तो यहाँ पे देखें, ICMP कैन बी यूज टू टेस्ट डिफरेंट टूल्स। अगर फॉर एग्जांपल इंटरनेट पे एक होस्ट मौजूद है A और उसने मैसेज सेंड करना है किसी होस्ट B को, तो वो पहले उसे पिंग करके देखेगा कि अगर पिंग सक्सेसफुल होता है तो इसका मतलब है कि होस्ट B जो है वो सक्सेस लाइक प्रेजेंट है, रीचेबल है और वहाँ पे डेटा जो है वो सेंड किया जा सकता है, ठीक है। और ये सारा कुछ हो कहाँ पे रहा होता है, इंटरनेट लेयर पे। अच्छा, अब आ जाता है यूजिंग ICMP टू ट्रेस अ राउट। अब मैंने आपको बताया कि पिंग कमांड क्या करती है। अब जो ट्रेसर्ट कमांड जिसे हम कह रहे होते हैं, ट्रेस राउट, वो बेसिकली पूरा आपको एक ट्रैक बताती है। सिर्फ वो ये नहीं बताएगा कि ये वेबसाइट इस वक्त नेट पे मौजूद है, अवेलेबल है या नहीं, बल्कि वो आपको पूरा एक ट्रैक बताएगा कि यहाँ से इस मतलब पूरा अगर हम अपने घर से चलें तो पहले ये जगह आएगी, फिर ये और आखिर में डेस्टिनेशन, ठीक है। तो वो होती है ट्रेसर्ट कमांड। तो ये जो इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल है, ये दोनों तरह की फ़ीचर्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड करता है। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे थर्ड आ गया कि जो इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल है वो आपको पाथ MTU डिस्कवरी भी बता रहा होता है। और MTU क्या होता है ये मैं आपको बता चुकी हूँ, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। जब सेंडर ने डेटा सेंड करना होता है तो एक लिमिट होती है, एक साइज़ होता है कि इतने साइज़ के डेटाग्राम्स आप सेंड कर सकते हैं। सो दिस लिमिट इज़ पर्टिकुलरली कॉल्ड MTU, विच इज़ मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। तो ये जो इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल है ये असल में पाथ MTU डिस्कवरी ही कर रहा होता है कि ये पहले बताता है कि हम पहले से ही अगर डेटा जो है वो इतना थोड़ा सा कम रखें ताकि बाद में आपको फ्रेगमेंटेशन जो है वो हम उसको ईज़िली अवॉइड कर सकें, ठीक है। फिर आ जाता है लेक्चर नंबर 34। इसमें अगेन ये शॉर्ट और लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको एक बार देख लेना है। IP और ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स का थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस है। जो IP एड्रेसिंग स्कीम्स होती हैं उनको मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन कहते हैं। जो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स होते हैं लाइक TCP UDP, वो होते हैं एंड टू एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। इसी तरह जो IP एड्रेसिंग होती है उसमें क्या होता है कि सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों कंप्यूटर्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स होते हैं उन्हें एक्सटेंडेड एड्रेसिंग मैकेनिज़म्स चाहिए होती हैं और उन्होंने बेसिकली एप्लीकेशंस को और सॉफ्टवेयर को जो है वो आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। तो लाइक IP जो है वो कंप्यूटर टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है और जो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स होते हैं वो आपको एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स जो हैं उनकी एज सच नीड क्या है। देखें, जो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है ना, लाइक जो IP एड्रेसिंग स्कीम्स होती हैं वो एक ही कंप्यूटर पे रन करती हुई डिफरेंट एप्लीकेशंस को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती, आइडेंटिफाई नहीं कर सकती, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती। सो अब ये काम कौन करेगा? ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स। अगेन जो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो IP एड्रेसेस होते हैं, जो IP एड्रेसिंग स्कीम्स होती हैं, उनके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो एक ही कंप्यूटर में मौजूद डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को डिस्टिंग्विश कर सकें, अलग अलग उनको डिफ़र कर सकें। तो ये काम जो है वो असल में किसने करना होता है? ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स ने। तो इसीलिए ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल को हम एंड टू एंड प्रोटोकॉल कहते हैं कि आपको एक वो कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड करता है कि लाइक क्या रिक्वायर्ड है और किस तरह से, ठीक है। अच्छा, फिर UDP और TCP, ये दो मेन प्रोटोकॉल्स हैं जो TCP IP कम्युनिकेशन जो है वो यूज़ करती है, ठीक है। UDP जो है वो थोड़ा सा लेस कॉम्प्लेक्स है और उसको समझना कंपेरेटिवली आसान है। उसके अलावा यहाँ पे अब आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल के। यहाँ पे अब देखें, ये एंड टू एंड प्रोटोकॉल है, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, कनेक्शन लेस सर्विस है, मैसेज ओरिएंटेड है। इन टर्म्स को हम पहले पिछली वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सो यहाँ पे बेस्ट एफर्ट डिलीवरी सर्विस, और उसके अलावा ये फॉलो करता है आर्बिट्ररी इंटरेक्शन लाइक रैंडम, के सेंडर ने डेटा सेंड कर दिया, अब जो भी एप्लीकेशन तैयार बैठी होगी समझ लें रिसीव करने के लिए, वो उसको रिसीव कर लेगी, ठीक है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते। फिर उसके अलावा इट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट, के इसे लिनक्स या विंडोज़ या इस तरह का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चाहिए। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर भी जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट लाइक रन कर लेता है, वर्किंग इसकी चल जाती है। अच्छा, फिर आ जाता है कनेक्शन लेस पैराडाइम। अब जो UDP है उसे कोई पैराडाइम नहीं चाहिए होती, कोई लैंग्वेज, कोई कनेक्शन, कोई कम्युनिकेशन मीडियम नहीं चाहिए होता। ये मतलब बेसिकली पहले से इस्टेब्लिश हुआ हुआ कोई कम्युनिकेशन चैनल नहीं यूज़ करता, ठीक है। तो UDP जो है इट अलाउज एन एप्लीकेशन टू डिले लॉन्ग इंटरवल्स बिटवीन टू मैसेजेस। अब अगेन ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं कि इसमें कोई कंट्रोल मैसेजेस नहीं है, सिर्फ डेटा मैसेजेस हैं, इसमें कोई ओवरहेड नहीं है ज़्यादा, कोई पहले से चैनल नहीं चाहिए। तो आपने इन सब को जो है वो एक बार शॉर्ट के लिए इसके फीचर्स देख लेने हैं, ठीक है। अब कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं UDP के। एडवांटेज ये है कि इसमें
एप्लीकेशंस जो हैं वो प्रोटोकॉल्स पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि हर यूडीपी को आईपी डाटाग्राम के साइज़ में फ़िट होना पड़ता है, और इसके अलावा जो आपका नेटवर्क है उसको इनएफिशिएंटली हम यूज़ कर रहे होते हैं इन अ सेंस, ठीक है। अच्छा, अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ऑडियो ट्रांसमिशन या ऑनलाइन कोई आपकी शॉपिंग एप्लीकेशन है, ठीक है। अच्छा, अब आर्बिट्ररी इंटरेक्शन की अगर हम बात करें कि यूडीपी जो है वो दूसरे एंड पे कैसे इंटरेक्ट करता है, कैसे उसके साथ डील करता है, तो इसकी 4 टाइप्स हैं। 1 to 1 में क्या होता है कि एक एप्लीकेशन सिर्फ एक एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कर सकती है। 1 to many में क्या होता है, एक एप्लीकेशन बहुत सारी एप्लीकेशंस के साथ कम्युनिकेट कर सकती है। मैनी टू वन में बहुत सारी एप्लीकेशंस एक के साथ करती हैं, एंड मैनी टू मैनी में एक साइड पे भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं और दूसरे एंड पे भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, और वो आपस में अगर कोई कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर रही हैं तो हम कहते हैं कि मैनी टू मैनी टाइप ऑफ इंटरेक्शन है यूडीपी में, ठीक है। उसके अलावा यूडीपी जो है वो लाइक आपको अलाउ करती है मल्टीकास्ट या ब्रॉडकास्ट। सेंडर जो है वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस सेंड करता है कि जो डिफरेंट डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता है, लेकिन जो वापस डेस्टिनेशन सेंड करती है वो यूनिकास्ट होती है। ये आपने एक बात याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद 1 to 1 कम्युनिकेशन में एप्लीकेशन जो है वो क्या क्या चीज़ें स्पेसिफाई करती है, आपके लोकल पोर्ट का नंबर, फिर रिमोट आईपी एड्रेस, लाइक जो दूर मशीन है वो कोई सर्वर हो सकता है, कोई रिसीवर हो सकता है, ठीक है, उसका आईपी एड्रेस आइडेंटिफाई करती है एप्लीकेशन कौन सी जो यूडीपी सपोर्ट कर रही होती है, एंड देन यू हैव रिमोट पोर्ट नंबर, ठीक है। अब लास्ट 2 चैप्टर्स रह गए हमारे पास, ये है लेसन नंबर 35। इसमें देखें हमने क्या बात करनी है, डेटाग्राम फॉर्मेट एंड टीसीपी। अब यहाँ पे आपको एक टर्म नज़र आ रहा है, रिलायबल ट्रांसपोर्ट सर्विस, कि ये जो टीसीपी है जिसे हम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कहते हैं, ये एक रिलायबल ट्रांसपोर्ट सर्विस है, ठीक है। इस पर हम रिलाई कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, 3-वे हैंडशेक से, लेकिन ये 3-वे हैंडशेक क्या है इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। फ़िलहाल आप यहाँ पे देखें कि यूडीपी का जब डेटाग्राम फॉर्मेट होता है, इसमें अगेन आपने शॉर्ट और लॉन्ग के लिए जो है वो कुछ चीज़ें देख लेनी है कि इस तरह से आ जाती होती हैं, और ये किस तरह पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ये मैं आपको काफ़ी बार जो है वो बता चुकी हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें यूडीपी इनकैप्सुलेशन। अगेन इनकैप्सुलेशन जो है वो आईपी डेटाग्राम की हेल्प से हुई होती है। देखें, ये तो डेटा एरिया है और ये हेडर का एरिया है, और ये दोनों मिला के बनते हैं आईपी डेटा एरिया, और फिर इसके साथ इनकैप्सुलेशन हुई होती है आईपी हेडर की, और फिर आईपी हेडर और आईपी डेटा एरिया ये दोनों मिला के बनते हैं फ्रेम डेटा, और फिर फ्रेम डेटा इनकैप्सुलेटेड होता है अगेन फ्रेम हेडर से, ठीक है। फिर टीसीपी की बात करते हैं। टीसीपी जो है वो मेजर ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है टीसीपी आईपी सूट में, एंड इट यूजेस अनरिलायबल डेटाग्राम सर्विस। अच्छा, अब ये यूज़ करता है अनरिलायबल डेटा सर्विस, लेकिन ये दूसरी एप्लीकेशंस को जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो रिलायबल होती है। अच्छा, अब रिलायबल ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में रिलायबिलिटी एक अहम रोल प्ले कर रही होती है, ठीक है। और उसके अलावा सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट पे मौजूद हो वो आपके कंप्यूटर सिस्टम के साथ जो है वो सेम लेवल पे होना चाहिए, ठीक है। अब अगेन शॉर्ट इंपॉर्टेंट आ गया कि कौन कौन सी सर्विसेज जो हैं वो टीसीपी प्रोवाइड करता है। ये कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस, स्ट्रीम इंटरफेस, रिलायबल कनेक्शन, स्टार्टअप, ग्रेसफुल कनेक्शन शटडाउन। कि स्टार्टअप और शटडाउन लाइक सिस्टम का स्टार्ट होना और एंड होना, किसी नेटवर्क पे कनेक्ट होना और ख़त्म होना, ये सारा कुछ रिलायबल होता है, ठीक है। तो ये आपने जो है वो सर्विसेज एक बार टीसीपी की देख लेनी है, और ये आपको एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करता है। और रिलायबल डिलीवरी में कुछ मेन प्रॉब्लम्स होती हैं जो किस टाइम पे हम फेस कर सकते हैं, सिस्टम रीबूट्स के टाइम पे, और जो आपका अंडरलाइन कम्युनिकेशन सिस्टम है अगर उस टाइम पे आपको अनरिलायबल डिलीवरी का सामना करना पड़ रहा है, तो ये कुछ कह लें कि हिंड्रेंसेस हैं, कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं जो हमें डेटा को सेंड करते हुए मतलब फेस करनी पड़ सकती हैं। अच्छा, अब आ जाता है रिलायबल ट्रांसपोर्ट सर्विस जो टीसीपी है। इसी की डिस्कशन को हमने कंटिन्यू करना है, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 3-वे हैंडशेक की हम बात करेंगे। 3-वे हैंडशेक ये होता है कि ये है, समझ लें, सेंडर की साइड होस्ट 1 और ये है रिसीवर की साइड। तो सबसे पहले जो सेंडर होता है वो मैसेज सेंड करता है, ठीक है, उसने मैसेज सेंड कर दिया। अब जो होस्ट 2 होगा, जो रिसीवर होगा, वो क्या करेगा, मैसेज रिसीव करेगा, और फिर वो एक्नॉलेजमेंट लाइक दोबारा से मैसेज भेजेगा कि हाँ भाई जो तुमने सेंड किया था वो मैंने रिसीव कर लिया, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कि रिसीवर ने जो है एक्नॉलेजमेंट भेजी और सेंडर ने वो एक्नॉलेजमेंट रिसीव कर ली, वो मैसेज रिसीव कर लिया, अब वो नेक्स्ट पैकेट भेजेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैसेज सेंड हुआ, उसने रिसीव करके एक्नॉलेजमेंट भेजी, इसने एक्नॉलेजमेंट रिसीव की और अगला मैसेज भेजा। तो ये जो पूरा एक यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ की फंक्शनिंग और फिर यहाँ से यहाँ,
तो ये जो है ये 3 वे हैंडशेक है आपके पास, ठीक है। और टीसीपी की एक मेन फंक्शनैलिटी या मेन फीचर यही है कि ये आपको 3 वे हैंडशेक जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि टीसीपी को कितनी देर जो है वो इंतज़ार करना चाहिए, लाइक सेंडर को कितनी देर वो इंतज़ार करे कि हाँ इतनी देर के बाद जो है वो मैं अगला पैकेट भेज दूँगा। वो कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है कि डेस्टिनेशन जो आपके पास रिसीवर का फासला है आपसे वो कितना दूर है, उसके अलावा ट्रैफिक की क्या कंडीशंस हैं कि पहले से क्यू में बहुत सारे इवेंट्स तो नहीं पड़े हुए, बहुत सारे मैसेजेस आगे से तो नहीं इन क्यू हुए हुए या नहीं हुए हुए, ठीक है। मतलब इस तरह के काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो ओवरऑल ये जो है वो डिसाइड कर रहे होते हैं कि क्या सेटअप जो है वो बनने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब अडेप्टिव रीट्रांसमिशन क्या होता है कि सेटिंग अ टाइमर साउंड सो इजी बट द क्वेश्चन इज़ व्हाट टाइम इंटरवल। अब वो कह रहे हैं कि भाई समझ लो 5 सेकंड का टाइम फिक्स कर दिया कि हर 5 सेकंड के बाद जो है वो डेटा सेंड हो जाएगा, लेकिन अब लाजमी तो नहीं है, अब हो सकता है कि कुछ बहुत ज़्यादा लॉन्ग इंटरवल्स हों और कुछ बार बार हमें करने पड़े 5 सेकंड से भी कम पे। तो ये एक टर्म इसके लिए हम यूज़ करते हैं अडेप्टिव रीट्रांसमिशन। अडेप्टिव रीट्रांसमिशन में हम क्या करते हैं कि हम एस्टिमेट लगाते हैं राउंड ट्रिप टाइम का, और राउंड इससे क्या होता है कि टीसीपी जो है वो सक्सेसफुली डिलीवर कर सकता है मैसेजेस फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, ठीक है। लाइक हमने कहा था कि सेंडर डेटा सेंड करता है, फिर वो थोड़ी देर वेट करता है, फिर एक्नॉलेजमेंट आने का कि हाँ मतलब मिल गया उसे रिसीवर को पैकेट, और फिर वो अगला डेटा सेंड करता है। लेकिन कितनी देर वो वेट करे और फिर वो जान जाए कि भाई पैकेट तो ड्रॉप हो गया, मैं पहले वाला मैसेज दोबारा भेज देता हूँ, रिसीवर ने तो मुझे एक्नॉलेजमेंट सेंड ही नहीं की। तो ये टाइम लैप्स जो है डिसाइड करना मुश्किल होता है, तो इसलिए हम अडेप्टिव रीट्रांसमिशन यूज़ करते हैं कि गिवन कंडीशंस और सिनेरियोज़ को यूज़ करते करते हम मतलब मेमोरी में रख के और इजीली जो है वो हम अडेप्टिव रीट्रांसमिशन के ज़रिए से टीसीपी के डेटा सेंड करने को रिलायबल जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं। टीसीपी जो है वो विंडो मैकेनिज़्म यूज़ करता है फ्लो ऑफ डेटा को कंट्रोल करने के लिए। ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के हिसाब से, लॉन्ग के लिए और एमसीक्यूज़ के लिए। टीसीपी जो है वो विंडो मैकेनिज़्म यूज़ करता है, क्यों यूज़ करता है? फ्लो ऑफ डेटा को कंट्रोल करने के लिए। अब विंडो मैकेनिज़्म में विंडो किसे कहते हैं? किसी स्पेसिफिक टाइम पे कितनी जगह या कितनी स्पेस अवेलेबल है डेटा के सेंड होने के लिए, उसको हम कहते हैं विंडो। और ऐसा नोटिफिकेशन, ऐसा अलार्म जो आपको ये बताए या डिसाइड कराए आपको कि इतना साइज़ जो है वो होगा, उसको कहते हैं विंडो एडवर्टाइजमेंट कह लें, एडवर्टीजमेंट, ठीक है। अच्छा, 3 वे हैंडशेक मैंने आपको बता दिया। 3 वे हैंडशेक जो है वो किसी कनेक्शन को क्लोज़ करने के लिए भी यूज़ हो सकता है। जैसे इसने देखें कि एक्नॉलेजमेंट आखिर में रिसीव तो कर ली, लेकिन इसने जो है वो दोबारा से यहाँ पे सेंड नहीं किया एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि एक कनेक्शन क्लोज़ हो रहा था। इसी तरह कनेक्शन बिगन जो है वो भी किया जा सकता है। तो 3 वे हैंडशेक जो है वो कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए और कनेक्शन को क्लोज़ करने के लिए, दोनों चीज़ों के लिए यूज़ होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्रॉम लेक्चर नंबर 31 to 36। इसमें अगर कोई भी क्वेरी या कन्फ्यूजन हो, सो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। सी यू सून, टिल देन, खुदा हाफिज़।